हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम करेंगे वैल्यूएशन चैप्टर का टेस्ट योर नॉलेज। वैल्यूएशन चैप्टर के कंसेप्ट्स के वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गए हैं और वो अपडेट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आइकन में वो जो आर ग्लास है ना, तो वो बेसिकली एडिट होके मर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में वीडियोस बने हैं, तो वो अभी रात तक अपलोड हो जाएगा। अभी रात के 11 बजे है, मोस्ट प्रोबेबली 12 तक अपलोड हो जाएगा। एंड ये जो टेस्ट ऑफ नॉलेज क्वेश्चन है वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो कल सुबह अपलोड हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, बट अगेन टुकड़े टुकड़े में होते हैं तो उसको सबको एडिट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है एंड ज़्यादा देर में जग नहीं पाऊँगी क्योंकि तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कस्टम रूल्स, इम्पोर्टेड रूल्स, गुड्स ऑफ सेम क्लास और काइंड। एंड सेकेंड है कंप्यूटेड वैल्यू। तो मुझे नहीं लगता मेरे को उसको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना भी होगा। कंसेप्ट वीडियो ज़रूर देखना। खाली क्वेश्चन वाले वीडियो देख के अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सब अच्छे से आए तो नहीं होगा। तो रूल 2(1)(c) में आपको सेम क्लास आपको बताया आइडेंटिकल गुड्स के बारे में। तो वो सेम क्लास या काइंड का है, मतलब ओके। यहाँ पे आपको रूल 4 नहीं बताया है, रूल 2 बताया है। रूल 4 तो आपको आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करनी है वो बताया है। रूल 2 में आपको सारे डेफिनेशंस दिए हैं, इसलिए आपको रूल 2 आएगा। गुड्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड मतलब इंपोर्टेड गुड्स दैट आर विद इन अ ग्रुप और रेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स प्रोड्यूस बाय पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्लूड आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स। तो सेम क्लास या काइंड के गुड्स में इंक्लूड होता है आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स। तो बेसिकली ये एक सेम रेंज टाइप के इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बनाए। इंडस्ट्री फैक्ट्री की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर इंडस्ट्री बनाए या पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेम क्लास या काइंड। सेकेंड यहाँ पे हमको पूछा था कंप्यूटेड वैल्यू। तो कंप्यूटेड वैल्यू के लिए अगेन आपको रूल 2 में लेके जाना है, क्योंकि रूल 2 में सारे डेफिनेशंस हैं और रूल 2 में। तो कंप्यूटेड वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद रूल 8। एंड अभी आपको रूल 8 एक्सप्लेन करना है। तो रूल 8 के हिसाब से आपको कंप्यूट करना है वैल्यूएशन। तो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल आप जो यूज़ कर रहे हैं वो, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे एंड उसके बाद कॉस्ट या वैल्यू ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, जो कि 10 रूल 2 में था, जो कि आपका बेसिकली फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट चार्जेस जो रखते हैं वो, और इंश्योरेंस वो ऐड होगा। तो उससे आपका कंप्यूटेड वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Whether the assessable value of the warehouse goods which are sold before clear for home consumption should be taken at the price at which the original importer has sold the goods। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस प्राइस में ओरिजिनल इंपोर्टर हमको सेल किया, हमको हमारे पास जब गुड्स आया तो हम उसके बाद वेयर हाउस में डाल दिए होम कंजप्शन के लिए नहीं के, वेयर हाउस से वो सेल हो गया है। तो क्या प्राइस सेम होगा, मतलब ओरिजिनल इंपोर्टर का जो इतना प्राइस में अपने को सेल किया उतना ही प्राइस में अपन को वेयर हाउस वाले गुड्स को भी सेल करना है? तो नहीं ऑब्वियसली। तो क्यों नहीं। सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम एक्ट प्रोवाइड की जो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड होगा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, मतलब जो प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल होगा व्हेन सोल्ड, हाँ, जब वो इंडिया में लाया जाता है एट, मतलब जो भी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में लाने तक जितने एक्सपेंसेस लगते हैं वो सब इंक्लूड होकर इसका वैल्यूएशन निकलेगा। The sale of goods after warehousing them in India cannot be considered as sale for export to India. It cannot be considered as export of good is not completed even after the, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे वो प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन में आ गया तो हमारा जो है वो वहाँ के जो एक्सपेंसेस लग रहे थे वो ख़त्म हो गया, वैल्यूएशन अपना निकल गया। अब उसके बाद जो भी वो करें उसमें हमारे इस वैल्यूएशन रूल के हिसाब से कुछ नहीं होने जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। सेल ऑफ गुड्स आफ्टर वेयर हाउस कैन नॉट बी कंसिडर सेल ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब इसको हम ऐसे नहीं सेट कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है इवन आफ्टर वो हमारा वेयर हाउस में। अपन ये नहीं मानेंगे कि हमारा इंपोर्टेशन या हमारा एक्सपोर्टेशन हमें तो कंप्लीट नहीं हुआ अगर वो वेयर हाउस में चला गया है। हेंस द प्राइस एट विच द इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड आफ्टर वेयर हाउस इन इंडिया डज नॉट क्वालिफाई टू बी, तो वो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू इसमें सेक्शन नंबर 14 होगा नहीं, क्योंकि सेक्शन नंबर 14 एट टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक ही बात करता है। उसके आगे जिसमें भी हम सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सेक्शन नंबर 14 का हेडेक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, explain when are the costs and services as given in rule 10 of the custom valuation rules be added to the value of the identical goods rule under रूल 4। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कब हम
बोलेंगे तो बेसिकली आपको रूल 4 एक्सप्लेन करना है कि हम आइडेंटिकल गुड्स कब मानेंगे, जब हमको हमारे जो गुड्स हैं उसका हमको पता नहीं तो हम आइडेंटिकल वैल्यू लेंगे। और उसमें हमको ऐसे देखना है कि वो सेम टाइम में जो सेल हो रहा है सेम क्वांटिटी, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। इधर उधर का जो फ़र्क होगा उसको हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, अगेन प्रोविजनल बेसिस में नहीं होना चाहिए, कमर्शियल लेवल में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया, द डिफरेंस एट ओके अकॉर्डिंग टू रूल 4 where costs and charges referred to in Rule 10 are included in the value of identical goods. Adjustment have to be made in difference in such costs and charges between the imported goods and identical goods. Therefore, if the value of identical goods does not include certain specific cost and charges related to imported are to be included as per Rule 10. Okay. तो ये वाला तो हमने जो पढ़ा है ये है। अब इसमें नया बात क्या है कि अगर हमारे जो आइडेंटिकल गुड्स हैं उसमें हमारे रूल 10 के सपोज एक्सपेंसेस नहीं लगे हैं और हमारा जो ओरिजिनल गुड्स है उसमें लगे हैं, तो इसमें अगर हम जब वैल्यूएशन फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिकल गुड्स निकालेंगे, देयरफॉर इफ़ द वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स में अगर इंक्लूड नहीं हुआ है सच स्पेसिफिक कॉस्ट या चार्जेस, तो दिस आर टू बी इंक्लूडेड। तो उसको पहले हम इंक्लूड करेंगे, मतलब उसको आइडेंटिकल गुड्स में अपन रूल 10 वाले एडजस्टमेंट करेंगे अगर वो रूल 10 वाला एडजस्टमेंट हमारा ओरिजिनल गुड्स में लगा है तो। क्लियर है? यही इतना ही बोल रहा है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट आर नॉट इंक्लूडेबल इन द accessible value of import. Such agent import the goods from foreign sellers and enter into an agreement to sell such goods with buyer in Indian high seas. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सच एजेंट इंपोर्ट द गुड फ्रॉम फॉरेन सेलर्स, तो फॉरेन सेलर से वो गुड्स लाता है और वो एक एग्रीमेंट में एंटर करता है और यहाँ के जो बायर्स हैं उसको सेल करता है, तो क्या वो हमारे प्राइस में इंक्लूड होगा कि नहीं, हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट वैलिड नहीं है सिंस द कैनलाइजिंग एजेंट हमारा एजेंट ऑफ इंपोर्टर नहीं है, नॉट डज वो इंपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंपोर्टर का एजेंट है क्या बताओ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे इंपोर्टर को अपने गुड्स बेचने के लिए, मतलब फॉरेन सेलर के पास से गुड्स ला रहे हैं और सपोज आप हो और मिस्टर एक्स है यूएसए में एंड मैं हूँ जेड कैनलाइजिंग एजेंट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को इंपोर्टर से कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या करूँगी, जो हमारा यूएसए में जो बंदा बैठा है मैं उसको बोलूँगी कि मेरे को तो गुड्स दे, और फिर मैं आपके पास, आप जो इंपोर्टर हो आपके पास आऊँगी, आपसे एक एग्रीमेंट में एंटर करूँगी और बोलूँगी कि मेरे से गुड्स खरीद लो। ठीक है, तो मैं आपकी बंदी नहीं हूँ, राइट, इंपोर्टर नॉट, मतलब मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ अब्रॉड में। ठीक है, परचेजेस इन बल्क बाय कैनलाइजिंग एजेंसी फ्रॉम फॉरेन सेलर एंड सब्सिक्वेंट सेल बाय इट टू इंडियन प्रमोटर और हाई सी सेल बेसिस आर इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट खुद से कर रहा है। Hence, the commission or service charges paid to the canalizing agent are includable in the accessible value as this cannot be termed as buying commission. Okay. तो बेसिकली यहाँ पे आप समझ में आए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। अगर आप मेरे से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मैं आपकी एजेंट नहीं हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मेरे से गुड्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो आप चार्ज मुझे पे करेंगे वो अपने वैल्यूएशन में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर बाइंग कमीशन होता मतलब मैं आपकी बंदी होती तो आप ऐड नहीं करते, बट मैं तो इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, राइट, मैं आपके बिहाफ की वजह से फॉरेन से नहीं लाई हूँ, तो आपको इसमें ऐड करना है। फिर है चार्जेस फॉर वेंडर स्पेसिफिकेशन ऑन द सेकेंड हैंड गुड्स कैरिड, ये वाला हमने क्वेश्चन में किया है इलस्ट्रेशन में, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। This statement is valid. Charges of vendor specification on the goods carried out by the foreign supplier on his own, और वो अभी तक not required, मतलब वो foreign supplier है खुद से खुद कर रहा है, not required for making the goods ready for shipment, तो और वो अगर accessible value में इंक्लूड नहीं हुआ है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। An importer entered into a contract for supply of crude sunflower seed oil at $435 CIF per metric ton. Under the contract, the consignment was to be shipped in the month of July, but the period extend हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट से और अभी अगस्त में आ रहा है ओल्ड प्राइस में। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइस अप हो रहा है, डिपार्टमेंट बोलेगा मैं तो अप वाला लेना चाहूँगा,
हाँ, डिपार्टमेंट बोला कि एसेसेबल वैल्यू इंक्रीज़ करो। नहीं भाई, हम ऐसे क्यों इंक्रीज़ करेंगे, हम तो प्राइस एक्चुअली पेड, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब जो प्राइस एक्चुअली पेड और या पेबल है वही हम इंक्लूड करेंगे। तो इसको भी वही लिखना है कि नहीं, जो कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे ये लिखना है, प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल का रेफरेंस देना है इसमें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका रीनेगोशिएट हो रहा है तो अब रीनेगोशिएट प्राइस दे रहे हैं। जो प्राइस आप एक्चुअली पे कर रहे हैं या आपको पे करने वाले हैं वो प्राइस आपका वैल्यूएशन में आएगा, ठीक है। मार्केट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उससे मैटर नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है BSN कंपनी इंपोर्ट कर रहे हैं मशीन यूके से, फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेसेबल वैल्यू निकालना है। प्राइस ऑफ द मशीन दे दिया है, उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग डिज़ाइन चार्जेस पेड टू अ फर्म इन यूके, ये आ जाएगा। लाइसेंस फीस रिलेटेड टू इम्पोर्ट पेबल बाय बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल, ये आ जाएगा। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन यूके बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूड एट 20,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ है। तो इसको बस स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे भी 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द मशीन है, इसको भी स्टार मार्क करते हैं। इंश्योरेंस आपको दे दिया है। बाइंग कमीशन तो आएगा नहीं हमारा, ठीक है। अब अदर पॉइंट्स में पढ़ते हैं। इंटरबैंक का रेट दे दिया है, इंटरबैंक का रेट हमारे लिए यूजलेस है। CBIC का रेट हमको बोल रहा है 100 रुपीज़ पर पाउंड है, ओके। तो अपने को ये लेना है। और इम्पोर्टर अगेन 5,000 पे किया डेमरेज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन के लिए, ठीक है। तो वो भी हमारे इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक बार अपन क्वेश्चन अभी एक बार आंसर देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरी वैल्यूएशन फॉर इंपोर्ट थ्रू अ व्हीकल वेयर अ बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड प्रायर टू द अराइवल ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 15 के बारे में बोल रहा है। तो हमको तो यहाँ पे पता है कि बिल ऑफ एंट्री या जिस दिन हमारा एंट्री इनवर्ड होगा विच एवर इज लेटर होता है, तो वही बोल रहा है एज पर सेक्शन 15(1) रेलेवेंट डेट हमारा होगा बिल ऑफ एंट्री या अराइवल ऑफ डेट विच एवर इज लेटर, देयरफॉर रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी फॉर इम्पोर्ट थ्रू अ व्हीकल वे बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड प्रायर टू अराइवल, हमारा अराइवल ऑफ द व्हीकल होगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। With reference to the provision of custom valuation imported rules, explain briefly the chief reason on the basis of which the proper officer can raise doubt on the truth or the accuracy of the declared value। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया तो उसमें ऐसा क्या क्या रीजंस हो सकता है जिससे कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको उसमें डाउट कंसर्न रेज कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द चीफ रीज़न ऑन द बेसिस, ये आपको रूल 12 में बताया है। मतलब यहाँ पे हमने बताया था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो किस ग्राउंड में वो रिजेक्ट कर सकता है वो रूल 12 में बताया है। द चीफ रीज़न ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रॉपर ऑफिसर कैन रेज डाउट ऑन द ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ द डिक्लेयर वैल्यू में इंक्लूड first is significantly higher value at which identical या similar goods imported at or about the same time in comparable quantity in a comparable commercial transactions were assessed। तो मतलब वो जो आइडेंटिकल गुड्स है या फिर वो सिमिलर गुड्स है वो जो सेम टाइम में अगर हम उसको कंपेयर करेंगे या फिर सेम क्वांटिटी के कंपेयर करेंगे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में सेम था तो हमारा वो सिग्निफिकेंटली हमारा हायर वैल्यू था। या जो सेल्स इन्वॉल्व है उसमें एबनॉर्मल डिस्काउंट दिया गया है या एबनॉर्मल रिडक्शन हो गया है, या फिर सेल में स्पेशल डिस्काउंट कुछ एक्सक्लूसिव एजेंट के लिए ही था ऐसा दिखने को मिला है, या मिस डिक्लेरेशन है गुड्स इन पैरामीटर सच एज मतलब जो डिस्क्रिप्शन बताए गुड्स का वो थोड़ा गलत है लग रहा है। क्वालिटी, क्वांटिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सब जो इन लोग बताए हैं वो थोड़ा गलत लग रहा है। वो फ्रॉडलेंट या मैन्युपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स दे हैं, या फिर द नॉन डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर सच एज ब्रांड, उन लोग ब्रांड नहीं बताए हैं, ग्रेड नहीं बताया, स्पेसिफिकेशन नहीं बताया है। तो ये सब कुछ एक रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने को अगर आइडेंटिकल सिमिलर गुड से कुछ ज़्यादा ही हद तक डिफरेंस पता चल रहा है या कुछ एक्सक्लूसिव एजेंट को स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर एबनॉर्मल डिस्काउंट बेसिकली दे रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन में, स्पेसिफिकेशन में, ब्रांड में गलत बता रहे हैं, या फिर फ्रॉडलेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है अगर उसको ठीक नहीं लग रहा है तो आप जो भी वैल्यू डिक्लेयर किए हैं उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 9, जगत कॉरपोरेशन लिमिटेड इंपोर्ट किया है सम गुड्स फ्रॉम US।
मतलब वो यूएस से माल मंगवाया है। डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास सीबीआईसी का एंड आरबीआई का। किसका लेना है अपने को? सीबीआईसी का लेना है। याद रखना, इसमें तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीआईएफ वैल्यू दे दिया हमको 1,50,000। हम हमेशा एफओबी में निकालते हैं, बट क्या यहाँ पे कुछ हमको और डिटेल्स दिया है? नहीं दिया है। तो अपन क्या करेंगे, और यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्जेस एंड इंटीग्रेटेड टैक्स दे दिया है। तो बेसिकली इसको पहले आप इससे इंटू करेंगे 70 से, एंड फिर उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालेंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी में सोशल वेलफेयर चार्जेस निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करके आईजीएसटी निकाल देंगे। ऐसे ही क्या हुआ है कई बार, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, सीआईएफ वैल्यू है, उसको 70 से इंटू कर लिया गया है, इतना आपका एसेसेबल वैल्यू आ गया। उसमें बीसीडी डाला है, बीसीडी में जितना आया उसका 10% आपका सोशल वेलफेयर चार्जेस है। उसके बाद ये वाला एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम प्लस सोशल वेलफेयर चार्जेस को प्लस कर दिया है, और इसमें फिर 12% आ गया है। तो आप, और फिर उसका कितना कस्टम पेबल है अगर क्वेश्चन में वो पूछा है, तो आपको बीसीडी, सोशल वेलफेयर चार्जेस एंड आईजीएसटी को ऐड कर लेना है और आपका आ जाएगा। नोट में हमेशा आईजीएसटी के ऊपर तो लिखना ही है कि हम उसको बाद सबसे लास्ट में निकालते हैं आफ्टर सारे वैल्यू करने के बाद। और यहाँ पे हमको एक नोट में ये भी लिखना है कि यहाँ पे जो सीबीआईसी और आरबीआई का रेट था, तो अपने को सीबीआईसी का रेट लेना है। क्लियर है? एकदम ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंपोर्ट एंड इक्विपमेंट बाय एयर। फ्लाइट के थ्रू वो इंपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे सीआईएफ प्राइस हमारे इक्विपमेंट का $6,000 था, फ्रेट पेड हमारा 1200 था, इंश्योरेंस कॉस्ट 1800 था। यहाँ पे अब यूनिट आपको जरूर देखना है, डॉलर है एंड डॉलर है, ठीक है। ये देखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। द बैंकर रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टेड एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 61 एंड सीबीआईसी हमको दिया है 70। तो बैंक का लेना है क्या? नहीं लेना है। सीबीआईसी का लेना है क्या? लेना है। तो साइड में लिख दो 70, और आरबीआई का 72 है, तो अगेन नहीं लेना है। एबीसी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड 56,000 इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट। ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस अगर एल्सवेयर अदर देन इंडिया होता है तो अपन उसको इंक्लूड करते हैं, बट अगर वो इंडिया में हो रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगेन ये रुपीज़ में है, इन इंडिया हो रहा है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हमारा आएगा ही नहीं, 56,000 आएगा ही नहीं। तो बेसिकली आपका जो सीआईएफ वैल्यू है, पहले उसमें से 1200 एंड 1800 माइनस करेंगे, तो आपका एडजस्टेड एफओबी आएगा। उस एफओबी में आप, क्योंकि ये एयर में है, तो आइदर आपको 1200 लेना है या फिर 20% ऑफ एफओबी लेना है, उससे आपका फ्रेट चार्जेस आएंगे। एंड इंश्योरेंस आपको दे दिया है ऑलरेडी, 1800 ले लेना है। फिर जितना आपको आएगा उसको इंटू 70 करना है, एंड उसमें आपको 10% का बीसीडी डालना है, 10% का एसडब्ल्यूएस एंड देन 12% का आईजीएसटी पे करना है, ठीक है। मैं देख लेते हैं यही है क्या। ये सीआईएफ वैल्यू में से सबसे पहले आप फ्रेट और इंश्योरेंस माइनस किए, आपका एफओबी वैल्यू आया। उसमें फिर आप, क्योंकि वो एयर में है, तो 20% ऑफ एफओबी या फिर जो एक्चुअल आपको गिवन था विच एवर इज लोअर लेना है, तो 20% हमारा एफओबी है। इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं है, गिवन है एक्चुअल, तो एक्चुअल ही आपको लेना है। सीआईएफ वैल्यू आ गया, उसको इंटू 70 कर देंगे, एसेसेबल वैल्यू आ गया, इसमें बीसीडी लग जाएगा, बीसीडी में 10% का सोशल वेलफेयर चार्जेस लग जाएगा। उसके बाद आपको जो एसेसेबल वैल्यू, कस्टम ड्यूटी एंड एसडब्ल्यूएस तीनों को ऐड करेंगे, 419,580 आएगा, और इसमें फिर आपका 12% आएगा। एंड देन आपको टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल निकाल लेना है। नोट में आपका सबसे पहले तो वो आ जाएगा कि आपको 56,000 नहीं लेना है, सीबीएसई का रेट लेना है, आईजीएसटी के ऊपर एक आ जाएगा, और एक किसके बारे में बताया रहा है कि आपने जो फ्रेट कैलकुलेशन किया एयर में, दैट इज 20% या फिर एक्चुअल विच एवर इज लोअर, वो वाला नोट लिख देना है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। Compute the total custom duty in IGST payable under custom law on an imported machine based on the following information। आपको कॉस्ट ऑफ द मशीनरी दे दिया है, एक्स फैक्ट्री प्राइस दे दिया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट फॉर शिपमेंट, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, बाइंग कमीशन नहीं आएगा। लिटरेज चार्जेस मैंने बताया, बोर्ड चार्जेस क्यों लगता है पता है,
अगर वहाँ पे जगह नहीं मिला, बर्थ आपको नहीं मिला, तो एक छोटे बोट्स को भेजा जाता है, वहाँ से सामान आता है। पेड बाय द इम्पोर्टर एट द पोर्ट फॉर इम्पोर्टेशन आपका 12,000 रुपीज़ है, रुपीज़। आपको यूनिट हमेशा देखते रहना है ना, झट से चेंज होता है। ये सब इतना जो अमाउंट था वो डॉलर में था, ये जो अमाउंट है आपका रुपीज़ में है। उसके बाद आपने जो फ्रेट इंकर्ड किया फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड ICD तक, वो 60,000 था। एंड आपका सिर्फ डिमर चार्जेस आपका जो है 24,000 है। ठीक है, इसको तो अपन उसमें डिस्कस करेंगे ही, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। बिल ऑफ एंट्री आप फाइल किए थे 20th को, एंट्री नंबर मिला था 25 मार्च को, विच एवर इज़ लेटर। तो 25 मार्च का आपका 10% BCD आ जाएगा। बट अपने को जो एक्सचेंज रेट लेना है वो CBIC का लेना है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ था। दैट इज़ आपको 10% BCD लेना है, और जो एक्सचेंज रेट लेना है वो 70 लेना है, 75 नहीं लेना है। IGST भी आपको गिवन है, तीनों को प्लस करके IGST और एक नोट आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार डिस्कस करते हैं, कोई आंसर देख के ही फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, या फिर आप एक बार पॉज करें, खुद से करने की कोशिश कीजिए, एंड देन आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा एक्स फैक्ट्री प्राइस आ गया है अप टू द पोर्ट एंड एट द पोर्ट। ये आपको पोर्ट में ले जाने तक, और यहाँ ये वाला भी हैंडलिंग चार्जेस शिप में लाने तक आपका लग रहा है, तो ये आपका FOB आ गया। ठीक है, अब क्या था ना, वहाँ पे जो फ्रेट चार्जेस थे वो रुपीज़ में, इधर देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस तो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये आपके एक्सपोर्टर वाले ही खर्चे हो रहे हैं। एक्सपोर्टर अपने फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक लेके गया, $800 लगे, एंड वहाँ से वो मशीन लोड किया शिप में, $50 लगे। तो ये तो आपके ऐड होने ही होने हैं। तो ये आपका यहाँ पे अभी तक FOB वैल्यू ही नहीं हुआ है। ये आपका हमने पढ़ा था पहले, एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है, उसमें कुछ ऐड करते हैं तो अपना FAS फ्री अलॉन्ग साइड होता है, एंड देन FOB होता है। तो ये आपका अभी तक FOB ही नहीं हुआ है। ये तीनों ऐड करेंगे तो आपका फ्री ऑन बोर्ड, जब ये चार्जेस हो जाएगा आपका फ्री ऑन बोर्ड आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद FOB आने के बाद आपको क्या ऐड करना रहता है, 10-2 के एडजस्टमेंट करने रहते हैं। एक तो आपका फ्रेट पे करना पड़ता है, और एक आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंश्योरेंस दिया नहीं है, बट रिजल्ट में आप इंश्योरेंस पे नहीं करेंगे, आपको इंश्योरेंस 1.125% में ऑफ FOB देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो फ्रेट चार्जेस है फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, और यहाँ पे जो आपको है फ्रेट इनकम फ्रॉम पोर्ट टू ICDS वाला आपका यहाँ पे 60,000 नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ कस्टम स्टेशन तक का मानते हैं प्राइस। ठीक है, तो ये 60,000 तो आपका नहीं आने वाला है। लिटरेज चार्जेस पेड और शिप डीमर चार्जेस पोर्ट ऑफ इम्पोर्टेशन तक है, तो ये 12,000 और ये 24,000 आएगा, ये 60,000 नहीं आएगा। अब ये जो दो है ये रुपीज़ में है, आपका FOB अभी तक डॉलर में है। ओके, एंड हाँ, तो आप FOB को क्या करेंगे, पहले इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसमें जो ये फ्रेट चार्जेस $5,000 है, इसको भी आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको एयर में ट्रैवल हो रहा है ये तो बताया नहीं है, तो आपको एक्चुअल लेना है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसा क्या होता है ना, देखो अगर आप इसमें जो ये FOB को अगर आप अभी रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो फ्रेट चार्जेस है वो आपको उसमें पे करना पड़ेगा डॉलर्स में, और इंश्योरेंस को रुपीज़ में। तो इट्स बेटर आप FOB को ही कन्वर्ट कर लो। कहाँ गया? कौन सा नंबर कर रहे हैं अपन, 11, हाँ ये रहा। एक बार पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्राइस प्लस ये दोनों किए FAS वाले, तो FOB आया। FOB को ₹70 से कन्वर्ट कर लो। फ्रेट चार्जेस $5,000 दिया, इंटू 70 करो, रुपीज़ में आ जाएगा। लिटरेज चार्जेस एंड शिप डीमर चार्जेस तो आएंगे, 1.125% इंश्योरेंस चार्जेस आ जाएगा, CIF वैल्यू निकल जाएगा, कस्टम, सोशल वेलफेयर चार्जेस, IGST पे कर दो। ठीक है, यहाँ पे CBSE के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको लिटरेज चार्जेस और डिमरेज ऐड करना है वो बताया गया है। इंश्योरेंस चार्जेस गिवन नहीं है, इसलिए अपन 1.125% लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाइंग कमीशन नहीं आएगा, ICD भी नहीं आएगा एसेसेबल वैल्यू में, एंड हाँ IGST पे करना है।
रेट ऑफ ड्यूटी हमारा बिल ऑफ एंट्री वाला आएगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा जो डाउट हो रहा है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एक एडजस्टमेंट्स को आप लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में आपको अगेन वो एडजस्टमेंट अलाउड होगा नहीं होगा उसका रीज़न दे दीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में वो दिख ले तो आपको कॉन्फिडेंस और आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 ना। Kaveri Enterprise imported some goods from Italy on the basis of certain inform obtained through computer printouts from the Custom House Department, alleged that during the period in question, large number of consignment of such goods were imported at a much higher price than that price declared by Kaveri Enterprise. तो यहाँ पे Kaveri Enterprise एक goods मंगा रही है इटली से, तो वहाँ पे कंप्यूटर प्रिंट आउट्स में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे जो कि जिससे कि डिपार्टमेंट को लगा कि उसी टाइम पे ही और भी जो कंसाइनमेंट आ रहे थे वो जो कावेरी मंगा रही है वो काफ़ी सस्ते में मंगा रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब जो कंसाइनमेंट आ रहे हैं उससे। देयरफॉर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं वैल्यू करूँ सच ट्रांजेक्शन ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एज पर रूल 4 एंड डिमांडेड डिफरेंशियल ड्यूटी अलॉन्ग, और उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह सब मांगा। ठीक है, Kaveri Enterprise contended the department demand was without any basis in law, without any legal or admissible evidence, and opposed to principle of natural justice, as the computer printout which formed the basis of such demand has not been supplied to them. तो जिस कंप्यूटर प्रिंट आउट्स में उनको पता चला कि वो जो कावेरी मंगा रही है काफ़ी सस्ते में मंगा रही है, वो कावेरी को वो सब फॉर्म्स सप्लाई नहीं किए रिसेंटली, और इसलिए बोल रही है कि कावेरी कि तुम जो भी बता रहे हो तो वो एकदम इलीगल है। रिसेंटली दे हैड नो मीन ऑफ नोइंग एज टू वेदर एनी इम्पोर्ट ऑफ कंपेरेबल नेचर वे मेड, तो इसलिए कावेरी को कुछ पता ही मतलब कावेरी को प्रूफ नहीं दिया गया है कि उसको क्यों ज़्यादा चार्ज करने के लिए उसको क्यों रूल 4 एप्लीकेबल कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताने की कावेरी सच ठीक बोल रही है कि डिपार्टमेंट ठीक बोल रहा है? क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि कावेरी ठीक बोल रही है। द फैक्ट ऑफ द गिवन केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ गीरा एंटरप्राइज decided by Supreme Court. In the instant cases, Supreme Court observed that since revenue did not supply the copy of कंप्यूटर प्रिंटआउट, क्योंकि वो कंप्यूटर प्रिंटआउट को कॉपी नहीं दिए विच फॉर्म द बेसिस फॉर द कंक्लूजन की जो इम्पोर्ट एक ऐसा आइडेंटिकल गुड्स है जो कि हायर रेट में आ रहा है, तो इसलिए ऑब्वियसली कावेरी को कुछ प्रूफ नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, तो विच फॉर्म on that the appellant undervalued the imported goods, the appellant obviously could not and did not have any opportunity to demonstrate that the transaction relied upon the revenue were not comparable transaction. तो बेसिकली क्योंकि उनको वो कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं दिया गया तो कावेरी को कोई चांस भी नहीं मिला कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो जो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स में जो आइटम्स जो आप आइडेंटिकल गुड्स मान रहे हैं और हम जो मंगा रहे हैं वो सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रिंट आउट वाज नॉट प्रूफ। बस ऐसा एक है, डिपार्टमेंट आपको बोल देगा मेरे पास एक ऐसा कागज़ है जिसमें लिखा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इन द एबव मेंशन कावेरी एंटरप्राइज का उसका जो कंटेंशन है वो सही है। ठीक है, उसको अगर उनको सही में अगर आइडेंटिकल गुड्स के हिसाब से वैल्यूएशन करना है तो एटलीस्ट सारे प्रूफ्स दो, कंप्यूटर प्रिंट आउट्स दो और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। MS Impex imported some consignment of goods on 1/6, इंपोर्ट की 1/6 को बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस के लिए वो वेयरहाउस में डाल दी, उसको होम कंजप्शन में नहीं डाल के पहले वो वेयरहाउस में डाल दी 5/6 को। अ मटेरियल वे ड्यू द वेयरहाउस, गुड्स वे सब्जेक्ट टू 50% एड वॉल्यूम में। इन द मीन माइल 1 जुलाई में एग्जामेशन नोटिफिकेशन पास हुआ और अभी 30% में लग रहा है। तो अब क्या क्या जो ये है वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल किया 1/8 को, क्लेमिंग कि मैं 30% लूँगा 50% नहीं लूँगा, बट डिपार्टमेंट तो बोलेगा भाई मैं 50% में दूंगा। तो आपको बताना है रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल एंड रेट ऑफ एक्सचेंज एप्लीकेबल। तो रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हमको सेक्शन नंबर 15 एंड 16 में जाना है, इसके लिए अपने को सेक्शन नंबर 14 में जाना है। रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हमने ये बताया था जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल हो रहा है तो आपका हो जाएगा 1/8, मतलब 30% ही आएगा। एंड इसके लिए हमने बताया था कि जिस दिन आप वेयर हाउस में डाल रहे हैं 5/6, बाकी बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इन द गिवन केस फाइल बिल ऑफ एंट्री ऑन 1/8, तो रेट ऑफ ड्यूटी 30% होगा, सेक्शन नंबर 15 है। और यहाँ पे प्रोविज़ो है सेक्शन नंबर 14 का, गिवन केस रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी प्रेवेल ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल एंट्री फॉर वेयर हाउस, दैट इज 5/6 का ही आएगा। ठीक है, नाउ
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशियल बिटवीन डिडक्टिव वैल्यू एंड कंप्यूटेड वैल्यू। अगेन ये कंसेप्ट वीडियो में देखेंगे, आपको एकदम क्लियर होगा। ये दोनों अलग अलग रूल है। डिडक्टिव वैल्यू में आप यूनिट प्राइस से कुछ कुछ डिडक्ट करते हैं, उससे आपको वैल्यूएशन के बारे में पता चलता है। कंप्यूटेड वैल्यू में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ कुछ ऐड करते हैं, उससे आपको वैल्यूएशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आपको रेसिडुअल मेथड ऑफ पूछा है, तो रेसिडुअल मेथड में जब सब हमने रूल्स अप्लाई कर दिया है, उसके बाद भी अगर हमारे पास हमको वैल्यूएशन नहीं पता चल रहा है, तो रेसिडुअल वैल्यू यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ले लेंगे, बट उसमें ऐसे बेसिस में लेंगे कि रीज़नेबल हो, लॉजिकल हो, और हमारे गाइडलाइंस और जो रूल्स जो बता रहा है वो उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्री मतलब बिना लॉजिकल के हम कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा रेसिडुअल है। अगेन ये सब कंसेप्ट वीडियो देखेंगे तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको आंसर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको रेफ़र करने बोल दिया है, पेज नंबर, पैरा नंबर। ठीक है, तो आपको इसमें जनरली केस स्टडीज़ का आंसर दिया, और जो आपको एज इट इज़ थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं उसका रेफरेंस दे देता है। क्योंकि हमने थ्योरी क्वेश्चंस ऑलरेडी सब कर लिया है, उसमें सारे इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो मैं यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हमको पूछ रहा है व्हाट आर द वेरियस कॉस्ट एंड सर्विस दैट आर टू बी एडेड अंडर रूल 10 ऑफ कस्टम वैल्यूएशन। तो यहाँ पे आपको रूल 10 में कौन कौन से कॉस्ट ऐड होंगे वो बताना है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपको जो रूल 10 के जो कॉस्ट हैं 3 या 4 टाइप के, उसको याद करना है। ऑब्वियसली वो हमको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में काम आता है, बट आपको रूल 10 को याद भी कर लेना है ताकि आप उसको लिख पाए। ठीक है, क्योंकि आपसे देखो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में ही एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो रूल 10 में आपको जो कॉस्ट ऑफ बाइंग इंक्लूड नहीं होगा, कमीशन वगैरह ऐड होगा, ये सब जो बातें होती है आपको रूल 10 पर अच्छे से लिख के जाना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रूल 10 में क्या क्या आते हैं वो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि हमको सिमिलर गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स का मतलब बताओ। तो आइडेंटिकल गुड्स मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक सब चीज़ सेम होना, बस अपीयरेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट वो अपीयरेंस में भी जो डिफरेंस हो रहा है वो हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुड्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंडली है कि ये सेम पर्सन कर सकता है, सेम पर्सन नहीं कर रहा है तो डिफरेंट पर्सन कर सकता है। एंड सिमिलर में क्या है कि वो ऑलमोस्ट सेम नहीं है, बट इसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं और कमर्शियल लेवल में ये इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। एंड सिमिलर इसमें भी ये है कि सेम पर्सन सेम कंट्री में होना चाहिए एंड सेम पर्सन करना चाहिए। सेम पर्सन नहीं है तो डिफरेंट पर्सन कर सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन डेट फॉर डिटरमिनिंग। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16 के बारे में बताना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन नंबर 15 और 16 और उसके साथ हम कोरिलेट कहते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, सीबीएसई वाला का कौन सा दिन का लेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 14। वो उसका टेबल मैंने कंसेप्ट वीडियो में बताया है, वही टेबल देखना है, बस आपको उसी को आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, तो अगेन कंसेप्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज, यहाँ पे ख़त्म होता है अपना वैल्यूएशन चैप्टर। प्लीज़ कंसेप्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। एंड या दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड stay tuned for other chapters. Bye bye.